तो नमस्कार, एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। दृष्टि आईएएस का करवा रहे हैं। 12 जून को पीसीएस का एग्ज़ाम है। चलिए देखते हैं। लैक्टिक अम्ल देखिए किस में होता है, दूध में होता है। एसिटिक अम्ल किस में होता है, सिरका में होता है। साइट्रिक अम्ल किस में होता है, नींबू में होता है। मैलिक अम्ल किस में होता है, सेब में होता है। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाबर ने अपना जीवन वृत्तांत लिखने हेतु तुर्की भाषा का प्रयोग करा, तो यह सत्य है। मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा तुर्की थी, तो यह गलत है। तुर्की नहीं थी, फारसी भाषा थी मुगल काल की। जो है ए सही है, आर जो है गलत है। तो कथन कौन सा होगा, सी सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर देख लेते हैं। जनजाति दिया हुआ है। देखिए, बद्दू जनजाति कहाँ पर रहती है, अरब में रहती है। एनू जापान में, पिग्मी कांगो में, मसाई केन्या में। 3412 3412 किस में है, 34 जो है 3412 किस में है, 3421 है। सॉरी दोस्तों, 4312 होना चाहिए। तो 4312 जो है आपका डी ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी करता है। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो है यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यह आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, भारत के पश्चात चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान आता है। इसमें क्या है कि धन विप्रेषित करने में, मतलब यह जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट है, ये भारत में सबसे ज़्यादा मतलब यह बताता है कि धन विप्रेषित होता है। तो भारत में होता है। भारत के बाद चाइना का स्थान आएगा, फिर मैक्सिको का आएगा, फिर फिलीपींस का आएगा, तब मिस्र का स्थान आएगा। चलिए 46 नंबर देख लेते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। 46 का ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, डेंगू एक वायरल बुखार है जो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, और इससे जो है हमारे प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि इसमें जो है रक्त प्लेटलेट्स अगर सही समय पर नहीं चढ़ाई जाए तो पेशेंट की मौत हो सकती है। 47 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक एकता पूर्ण रूप से विद्यमान थी। तो देखिए यह गलत है। हड़प्पाई समाज जटिलताओं पर आधारित है। कुछ वैसी ही जटिलताएं और धार्मिक मनोभाव एवं रीति रिवाज जो में भी देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, सही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कपास के उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था, तो यह सत्य है। हड़प्पाई लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो यह भी सत्य है। हड़प्पाई लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। सबसे पहले वहाँ पर जो है कांसा का प्रयोग किया जाता था। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है। हड़प्पाई लोगों द्वारा सोना अफगानिस्तान से आयातित किया जाता था। तो आपका ये ऑप्शन भी सही है, केवल ए सही नहीं है, आंसर यही हो जाएगा। चलिए कुछ जल डमरू कौन कहाँ से हैं। तो देखिए, जल डमरू मध्य युकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, ए का 2 हो जाएगा। ओरंटो जल संधि जो है इटली और अल्बानिया के बीच है, बी का 1 हो जाएगा। और उसके बाद मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। टारस जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है। तो 2143 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, हाल ही में समाचारों में रहे नैरोबी घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो नैरोबी घोषणा का अफ्रीका में सेंडाई फ्रेमवर्क लागू करने से है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, 19 नवंबर 2021 को अफ्रीकी मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने नैरोबी घोषणा पत्र को अंगीकार किया था। तो आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। और इसमें क्या हुआ था, आपदा जोखिम को न्यून करने के लिए, मतलब कम करने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क लागू करने पर कार्य करने की कार्य योजनाएँ शामिल हैं। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं। यूनिवर्सल डोनर व्यक्ति है जिसका रुधिर होता है। तो देखिए, यूनिवर्सल डोनर ओ है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि यूनिवर्सल रिसिप्टेंटर कौन है, ए बी है। तो यह जो है डोनर का काम करता है, मतलब ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है। चलिए 51 नंबर देखते हैं।
गांधी जी की विचारधारा में निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव था? तो गांधी जी की विचारधारा में टॉलस्टॉय, थोरो, रस्किन तीनों का था, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, समन्वयज्ञा पर हेनरी डेविड थोरो के निबंध ने गांधी जी पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था और उससे स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीति का अभ्यास किया था गांधी जी ने। और टॉलस्टॉय का जो है ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर ही है, और गांधी जी को प्रेरित करने और अहिंसा आंदोलन का आधार बनाने में टॉलस्टॉय का जो है विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है। रस्किन के विचारधारा से उनको शारीरिक श्रम का सम्मान करना सीखा। तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हैं। चलिए 52 नंबर देख लेते हैं। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह देखिए, सभी जगह पर नहीं किया जा सकता है। जहाँ पर मतलब ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ भूकंप के दौरान भूकंपी लहरें पी और एस तरंगें नहीं पहुँचती हैं, उस स्थान को छोड़कर अन्य जगहों का रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि जहाँ पर नहीं पहुँचती हैं उसे शैडो जोन कहते हैं। आपका ऑप्शन जो है एक कथन ये गलत हो जाएगा। भूकंपी तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्राकार पथ पर चलती हैं। तो देखिए, भूकंपी जो तरंगें होती हैं या जो है क्रस्ट कोर मेंटल की जो सेल होती है, तो ऐसे 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 मतलब वक्राकार ही चलती हैं। तो यह जो है कथन आर सत्य है। तो आपका ए गलत, आर सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर देख लेते हैं। इसमें से कौन सुमेलित है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन मतलब ये कुछ डेट है उनकी थीम। सभी आयु वर्गों के लिए डिजिटल समानता, यह सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो है वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, यह भी सत्य है। और जो है यह भी सत्य है। विश्व पोलियो दिवस, एक वादे की पूर्ति करना, यह भी सत्य है। तो 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य ध्वनियाँ देखिए, ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। अवश्रव्य होती हैं, पराश्रव्य होती हैं और एक श्रव्य होती है। तो अवश्रव्य होती है जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसको मनुष्य सुन नहीं सकता है। और श्रव्य जो होती है 20 से 20 हर्ट्ज 20 से 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज जैसे या 20,000 हर्ट्ज होती हैं, यह सुनी जा सकती है मनुष्य के द्वारा। और पराश्रव्य तरंगें यह 20 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, 20,000 हर्ट्ज जैसे ऊपर होती हैं। इसे जो है कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब सुन सकते हैं। तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पराश्रव्य तरंगें कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती हैं? जैसे संकेत भेजने में प्रयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है, और स्वतंत्रता आंदोलन दोस्तों कीमती कपड़ों, वायुयानों, घड़ी और पुर्जों को साफ करने में किया जाता है, और कल कारखानों की चिमनियों से काली हटाने में किया जाता है। दूध के अंदर बैक्टीरिया को हटाने या रोग के उपचार में भी किया जाता है, और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 20,000 से ज़्यादा। चलिए 55 नंबर देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया था? तो एनी बेसेंट 1917 में काम की थी। बदरुद्दीन तैयब 1987 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और लाला लाजपत राय 1920 में एक विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कोई नहीं किए थे। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देख लेते हैं। डैम्पियर होजेस रेखा के बारे में विचार करना है। तो यह रेखा 1928 में ब्रिटिशों द्वारा खींची गई थी, तो यह गलत है। 1928 में नहीं, यह 1828 में खींची गई थी। यह भारत और म्यांमार के बीच की रेखा है, तो यह भी गलत है, क्योंकि यह रेखा जो है यह कहाँ पर है? यह सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को चिन्हित करता है, और यह पश्चिम बंगाल के 24 परगना दक्षिण और उत्तरी जिलों को जोड़ने का काम करता है। 24 परगना के दक्षिणी और उत्तरी जिलों को जोड़ने का कार्य करता है। आपका ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए एलटीजी सूचकांक शहरी सूचकांक के संदर्भ में बताना है। चंडीगढ़, मेरठ भारत के शीर्ष 10 शहरी क्षेत्रों में सूचीबद्ध किया गया है। तो देखिए, यह जो है 10 शहरों में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। आपका चंडीगढ़ को किया गया है, लेकिन मेरठ को नहीं किया गया है। और नीति आयोग एसडीजी के शहरी सूचकांक जारी करती है, तो यह जो है सत्य है, लेकिन 1 नंबर गलत है।
तो इसमें पूछा कौन सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसमें शीर्ष प्रदर्शन करता कौन कौन से हैं, एक शिमला है, कोयम्बटूर है, चंडीगढ़ है, तिरुवनंतपुरम है और कोच्चि है। चलिए 58 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यह सीसा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, एस्बेस्टस जो होता है यह फेफड़े को प्रभावित करता है, पारा त्वचा को नहीं यह उदर को परेशान करता है, स्टमक को। तो आपका डी ऑप्शन गलत है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर देखेंगे, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी, तो यह सत्य है, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। बोगस कई अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं का जो है उल्लेख मिलता है, तो यह भी जो है सत्य है, देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जो 4 देवताओं के वर्णन मिलते हैं। और गोत्र शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में नहीं, यह किस में होता है, यह सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, तो आपका यह गलत हो जाएगा। और ये पूछा गया है कौन सा सही है, तो आगे देख लेते हैं। तो 1 और 2 सही है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर देख लेते हैं, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह महान हिमालय में अवस्थित है, तो यह गलत है, महान हिमालय में नहीं, यह ट्रांस हिमालय का भाग है। और यह नाम जो है दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, यह भी गलत है। और इंदिरा काल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस काराकोरम भूभाग का हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में है, तो यह सत्य है। तो यह 6 नंबर 60 का 3 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए काराकोरम रेंज में सियाचिन मुस्तक में 5764 मीटर की हाइट पर जो है अवस्थित है, यह ट्रांस हिमालय का भाग है। और इसे 1952 में बल्क वर्क्समैन द्वारा देवी लक्ष्मी के कई नामों में से एक नाम दिया गया था। और यह औसतन शीतकालीन बर्फबारी 35 फीट से अधिक होता है, और टेम्परेचर यहाँ का जो है -50 डिग्री होता है, तक गिर जाता है। और इंदिरा कार की उत्तरी भाग ट्रांस काराकोरम भूखंड का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान के साथ वर्ष 1963 में सीमा समझौते के बाद चीन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। मतलब यह जो है पीओके में चला गया है और उसे पाकिस्तान और चाइना के द्वारा नियंत्रित किया, कंट्रोल करने का कार्य किया जा रहा है। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। चलिए मेंटो सीहोज मैनिफेस्टो शब्द हाल ही में खबरों में था, तो यह क्या है, यह अंतरिक्ष में उपयोग से संबंधित है, आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर देख लेते हैं, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है यह अवरक्त तरंगे जिसकी खोज जो है किसने की है, हर्सेल ने की है। अवरक्त तरंगों की खोज किसने की है, हर्सेल ने की है, और यह 1940 में किया गया है। और एक किरणें पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म करने पर निकलती है, और इनका प्रयोग जो है कहाँ कहाँ पर किया जाता है देख लेते हैं। तो देखिए कार की पेंट को सुखाने में किया जाता है, कोहरे की फोटोग्राफी करने में किया जाता है, अस्पताल में सिकाई करने में किया जाता है, तो आपका इन सब जगहों पर किया जाता है। और अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं इसकी खोज किसने की है, रीटर ने की है। पराबैंगनी किरणों की खोज रीटर के द्वारा की गई है। इसका प्रयोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में, सिकाई करने में किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 63 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें घोड़े के नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो यह जो है अलाई दरवाज़ा में लाया गया था। घोड़े के नाल के आकार का मेहराब सर्वप्रथम अलाई दरवाज़ा में 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह निर्मित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के एक विस्तार का यह एक हिस्सा है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था तो उसका ही हिस्सा है। और घोड़े के नाल के मेहराब को सौंदर्य की में वृद्धि के अतिरिक्त गुंबद जैसी संरचना के आधार पर के लिए प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिमालय के विभाजनों का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय के विभाजन का हिस्सा देखिए कौन सा नहीं है, यह आपका शिवालिक है, हिमाद्री है, हिमाचल है, सह्याद्री नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए सह्याद्री जो है यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है, उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री स्थित है। चलिए देश और देश के अभ्यास देख लेते हैं कौन सही है। तो इसमें जो है भारत और फ्रांस के बीच में अरुण अभ्यास होता है, यह सत्य है, यह नेवल एक्सरसाइज है। और
अरब सागर में इसका होता है। भारत, थाईलैंड और सिंगापुर में मालाबार नहीं होता है, यह सिटमैक्स एक्सरसाइज होता है। सिटमैक्स एक्सरसाइज जो होता है भारत, थाईलैंड और सिंगापुर में होता है, तो यह गलत हो जाएगा। भारत, मालदीव और श्रीलंका में दोस्ती होता है, तो यह भी सत्य है। तो आंसर 1 और 3 सत्य, आंसर सी हो जाएगा। चलिए, कुछ उपकरण दिए हैं और उनसे जो है कौन कौन से ऊर्जा के रूपांतरण मिलते हैं। तो देखिए, सितार से यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में मिलता है, तो यह गलत दिया है। ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में दिया, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। और उसके बाद जो है विद्युत सेल जो है आपका, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो यह भी गलत दिया हुआ है विद्युत सेल। और विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलता, बल्कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उल्टा दिया हुआ है, यह भी गलत हो जाएगा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी आपका सही है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा केवल। चलिए, 67 नंबर देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने वैदिक शिक्षा, धर्म की वैदिक शुद्धता को पुनर्जीवित करने के लिए वेदों की ओर लौटों का आह्वान किया, यह सत्य है। उनका मानना था कि अच्छी सरकार भी स्वराज का विकल्प नहीं हो सकती है, तो यह भी सत्य है। आपका 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, 68 नंबर देख लेते हैं। क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, इसमें वर्षा की संभावना को बढ़ाने के लिए बादल की संरचना को संशोधित करना पड़ता है, तो यह सत्य है। आपका ऑप्शन देखिए, क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीक है, मतलब यह कृत्रिम वर्षा को जन्म देता है, तो यह सत्य हो जाएगा। यह केवल तभी कार्य करता है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त बादल मौजूद होते हैं। तो देखिए, वर्षा तब होती है जब हवा में नमी उस स्तर पर पहुंच जाए कि ज़्यादा देर तक उसको रोक नहीं सकती है, तो उसे क्लाउड सीडिंग संघनन के लिए रासायनिक नाभिक उपलब्ध कराना पड़ता है। इसमें सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के जो है मात्रा को कुछ छिड़काव किया जाता है, तो इसके जो तब जा कर के यह जो है प्रक्रिया बनती है बादल की, तो ये कृत्रिम वर्षा की प्रक्रिया बनती है। तो 1 और 2 दोनों सत्य हो जाते हैं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, क्लाउड सीडिंग जो है एक कृत्रिम वर्षा को जन्म देने की प्रक्रिया है। इसमें बादल की संरचना को संशोधित करना पड़ता है, तभी जाकर के यह जो है तभी जाकर के संपन्न होता है। और इसमें जो है सिल्वर या पोटेशियम आयोडाइड और तरल प्रोपेन का जो है यह छिड़काव किया जाता है, तब जा कर के यह स्थिति बनती है। चलिए, आगे देखते हैं। ग्लोबल गेटवे प्लान के संबंध में विचार करना है। तो देखिए, ग्लोबल गेटवे प्लान जो है G7 द्वारा दुनिया भर के बुनियादी ढांचे में विकास बड़े निवेश के रोडमैप है, तो यह गलत है। G7 के नहीं है। यह एक ऐसी योजना है जो 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु 300 अरब यूरो जुटाने से संबंधित है। फिर से सुन लीजिए, यह जो है घोषणा पत्र 2027 तक दुनिया में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु 300 अरब यूरो जुटाने से संबंधित यह ग्लोबल गेटवे प्लान है। योजनाओं के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और G7 देशों से फंडिंग मिलेगी, यह सत्य है, लेकिन यह G7 में निवेश की रोडमैप नहीं है, तो एक गलत है, 2 सही है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक विकल्प प्रदान करना है, तो यह भी सत्य है। चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है BRI बनाया जा रहा है, उसके काउंटर में यह संस्था बनाई जाएगी, तो 2 और 3 आपके ऑप्शन सही हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन सही है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो तारे अपनी ऊर्जा जो है किस रूप में प्राप्त करते हैं, यह नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन के रूप में प्राप्त करते हैं, तो आपका ऑप्शन 1 और 2 ऑप्शन ए में है, यही सही हो जाएगा। चलिए, तारों के अंदर जो है दाब अधिक बढ़ने से गैसीय पदार्थ का अधिक निर्वात रुक जाता है और तारों का गुरुत्वाकर्षण बल संपीड़न उत्पन्न करता है, तब जाकर संलयन अभिक्रिया द्वारा मुक्त ऊर्जा के कारण आंतरिक दबाव होता है, तब जाकर के ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए, 71 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा जाता है। तो देखिए, सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जबकि प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये तमिलनाडु का बंदरगाह तुतिकोरिन है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है और तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है।
क्योंकि भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल में से एक यह है। चलिए आगे 73 नंबर देख लेते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में विचार करना है, तो आइए विचार करते हैं। तो यह 195 देशों के स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का आकलन कर एवं बेंचमार्किंग है, तो यह सत्य है। इसलिए इसे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर की साझेदारी में विकसित किया गया है, यह भी सत्य है। यह रोकथाम, पता लगाना, रिपोर्टिंग, तीव्र प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है और उसके अनुपालन तथा पर्यावरण जोखिम पर देशों के आकलन करता है, तो ये भी सत्य है। तो 1, 2, 3 तीनों सत्य, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर है। आचार्य विनोबा भावे जो थे उन सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन से संबंधित थे, वह किस राज्य से शुरू हुआ था? तो आचार्य विनोबा भावे का जो आंदोलन था यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से शुरू हुआ था और जमींदार रामचंद्र रेड्डी के द्वारा, तेलंगाना के थे ये, उनके द्वारा पोचमपल्ली गांव को पहला भूदान प्राप्त किया गया था। तो 18 अप्रैल 1951 से शुरुआत हुई थी, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 76 नंबर देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो देखिए भ्रंश घाटी से होकर के कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो इसमें जो है आपके ताप्ती नदी है, दामोदर नदी है। तो आपका नर्मदा, दामोदर और ताप्ती 3 नदियाँ हैं और एक माही नदी है। ये सब जो है भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, लेकिन माही नदी जो है ये विभिन्न श्रेणियों के बीच से बहती है। तो आपका इसमें केवल 2 दिया है, दामोदर और ताप्ती, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में निर्मित संकल्प स्मारक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना के जवानों के संकल्प और उनके असंख्य बलिदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है, तो यह सत्य है। और 30 दिसंबर 1943 को भारतीय राष्ट्रीय सेना ने पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, तो आपका यह भी सत्य है। तो आपका 1 और 2 दोनों सत्य है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इतिहास में नेताजी के आगमन की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में अंडमान निकोबार के जो कमांड को याद किया जाता है और इसमें जो है भारतीय सेना के जवानों द्वारा बलिदान की श्रद्धांजलि के लिए और भारतीय सेना ने जो पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था उसके संबंधित है, तो 1 और 2 दोनों सत्य है। चलिए हाल ही में प्रारंभ किए गए संबंध सॉफ्टवेयर का उद्देश्य है, तो संबंध सॉफ्टवेयर का उद्देश्य पेंशन सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो देखिए असहयोग आंदोलन में जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो यह गलत है। जलियांवाला बाग के कारण यह स्थगित नहीं हुआ था, आंसर ये गलत हो जाएगा कथन, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सही नहीं है। लेकिन आगे देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हुआ था, तो यह सत्य है। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, यह भी सत्य है। चौरी चौरा घटना घट जाने के कारण 5 फरवरी 1922 को घटना घटी थी और इसे 12 फरवरी को वापस ले लिया जाता है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, तो यह भी सत्य है। तो केवल ए असत्य है। चलिए 80 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मानव विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो मानव विकास अवधारणा को डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह जो है पाकिस्तानी जो है अर्थशास्त्री थे, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर देख लेते हैं। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? यह रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, आपका बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 82 नंबर शुंग वंश के बारे में विचार करना है। तो देखिए शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया था यह, और इसका जो संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, तो यह ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। शुंगों की राजधानी कहाँ थी? तो शुंगों की राजधानी जो है विदिशा थी, यह भी सत्य है। और अंतिम मौर्य सम्राट जो है बृहद्रथ को मार करके शुंग वंश की नींव रखी गई थी, यह सत्य है। तो कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग के सम्मान में मालविकाग्निमित्रम की रचना की, यह गलत है। पुष्यमित्र शुंग के सम्मान में नहीं बल्कि अग्निमित्र जो थे पुष्यमित्र शुंग के जो है उत्तराधिकारी, उनके जो है अग्निमित्र से संबंधित है, उसकी रचना की है मालविकाग्निमित्रम, उनसे संबंधित है। और देवभूति के शासनकाल में यूनानी दूत हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई, यह गलत है क्योंकि
जो है यह अग्निमित्र के जो थे उत्तराधिकारी, तो उनके जो है भागभद्र के दरबार में एंटियालकिड्स, जो यूनानी शासक एंटियालकिड्स था, उसने हेलियोडोरस को भेजा था और हेलियोडोरस ने आकर के वासुदेव कृष्ण के सम्मान में विदिशा में बेसनगर में गरुड़ ध्वज को स्थापित किया था। तो आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 83 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन है और कारक है। तो देखिए, द्रविड़करण की चट्टानें बड़ी मात्रा में भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो यह गलत है। देखिए, जो यह द्रविड़ क्षेत्र की चट्टानें ने जो है यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र से इतर जो है हिमालय और गंगा मैदानों में पाई जाती हैं। ये चट्टानें उमरिया के निकट परमियन युग में 1-2 छोटे खंडों को छोड़कर प्रायद्वीपीय भारत में नहीं पाई जाती है। मतलब एक ही 2 जगह है जहाँ पर पाई जाती है प्रायद्वीपीय भारत में, तो यह गलत हो जाएगा। और द्रविड़ क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, यह सत्य है। तो ए गलत है और आर सत्य है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ए गलत है, असत्य है और आर सत्य है। चलिए 84 नंबर देख लेते हैं। हिमालय भारत की जलवायु में किन प्रकारों को प्रभावित करता है, तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावी ढंग से रोकता है, जिसके कारण वर्षा होती है, तो यह सत्य है। हिमालय की उपस्थिति के कारण यह होता है। यह मध्य एशिया से जो शीत महाद्वीपीय वायु राशियाँ आती हैं भारत आने से रोकता है, यह भी सत्य है। जेट धारा को जो है जेट स्ट्रीम जो चलती है उसको 2 शाखाओं में विभाजित करने के लिए उत्तरदायी है, जिससे भारत में मानसून लाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सत्य है, आपका डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए क्यूहिसिटो सचिकारून का संबंध के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संबंध में निम्नलिखित कथनों पर, तो देखिए, ये असम में पाई जाने वाली जो है सरीसृप एक नई प्रजाति है, तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह असम में नहीं मध्य कोलंबिया में पाई जाती है। यह अंतिम जीवित इच्थ्योसौर प्राचीन जानवर जो जीवित स्वॉर्डफिश की तरह दिखते हैं में से एक है, तो यह सत्य है। आपका ऑप्शन केवल बी सही है। चलिए बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे। महात्मा गांधी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र प्रतिनिधि थे, यह सत्य है। और जो है सम्मेलन में दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 में गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को, तो इससे उसी से संबंधित परिणाम था, तो यह भी सत्य है और इसका स्पष्टीकरण कर रहा है। तो आंसर ये हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण कर रहा है। चलिए 87 नंबर देख लेते हैं। भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, ये दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में उग सकते हैं, तो यह मैंग्रोव क्षेत्र जो है यह सत्य है। गूदेदार पत्तियाँ, धसारंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुजता, अवस्तंभ मूल, बट्रेस रूट्स इसकी विशेषताएं हैं, तो यह भी सत्य है। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव सर्वाधिक है, उसके बाद अंडमान निकोबार में है, यह गलत है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद जो है गुजरात है, तब जो है आपका अंडमान आता है, तो इसलिए 1 और 2 सत्य हैं और 3 जो है गलत है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, केवल 1 और 2 सत्य है। चलिए 88 नंबर देख लेते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और। भारतीय राज्यों में कोयला भंडारण के संबंध में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे जो है भंडारण कहाँ पर है, झारखंड में है, झारखंड के बाद उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में है। यह देखिए भंडारण है, सबसे ज़्यादा भंडारण झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल उसके बाद आता है, फिर एमपी आता है। लेकिन अगर उत्पादन के बारे में देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड होगा। तो आपका जो है इसमें जो है भंडारण पूछा है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर प्रोडक्शन पूछा जाता तो सी ऑप्शन सही होता। चलिए 89 नंबर देख लेते हैं। 9 है, ई दाखिल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, तो यह सत्य है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता आयोगों में जो ई फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है, तो आपका यह जो है सत्य है। सॉरी दोस्तों, यह सत्य है और यह जो है उपभोक्ता और उनके अधिवक्ताओं को उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है, तो यह भी सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 नंबर देख लेते हैं। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है, तो तारीख मुबारक शाही के लेखक जो हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह जो है किस वंश से संबंधित थे, सैयद वंश के संस्थापक मुबारक शाह के संरक्षण में इसकी रचना की गई थी और राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास का स्रोत है सैयद वंश का, तो आपका यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। इसमें निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन और तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। इसके बाद जो है इसी के शासनकाल में जो है नादिर शाह का आक्रमण होता है और वह जो है
इसको लूट कर लेकर चला जाता है। 92 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है, तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया, इंडिया मीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, द लाइफ डिवाइन, अरविंदो घोष। तो 3412 आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं 3412, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो इसी पर रोकते हैं, इसके बाद वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से जो है यहीं पर रोक देते हैं। दोस्तों यह है कि यह आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, और यह आपको इसमें से देखेंगे तो 2 से 4 क्वेश्चन जो है आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे कम से कम। और जो एक्सप्लेनेशन बताए हैं, अगर उसको भी कलेक्शन कर लेंगे तो आपको 5 से 7 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पूरा देखने के लिए।